जयपुर की कोकिला अपनी दो अनाथ नातिनों आस्था और शारदा के साथ सुख दुख में दिन बिता रही थी। लेकिन पैसों की कमी के कारण शारदा को एक सोने के व्यापारी पीताम्बर के पास दत्तक देने का निर्णय लिया और आस्था को अपने पास ही रख लिया। समय के साथ दोनों बड़ी हो गईं। आस्था, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम कपड़े धोकर रख लेना। आज मुझे देर हो सकती है, बहुत काम है। ठीक है दादी, मैं कपड़े धोकर खाना बना लूंगी। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या तुम बीमार हो दादी? हाँ, थोड़ी कमजोरी हो गई है। इस उम्र में और काम करने का मन नहीं करता है। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो मुझे आराम रहेगा। अगर मेरी शादी हो गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम अकेले कैसे संभाल पाओगी? मैं अपनी देखभाल के लिए तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ नहीं होने दूंगी। मैं गांव में सबसे अच्छे और ईमानदार लड़के से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। बहुत हो गया, सुबह सुबह ये सब बातें। अब तुम काम पर जाओ, कोशिश करना जल्दी लौटने की। अपनी नातिन को लेकर मैं चिंतित रहूंगी। तुम अपना ध्यान रखना, मैं आ रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना और जल्दी आना। कोकिला अपने काम पर निकल जाती है और आस्था चिंतित रहती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। इस वजह से वो उदास हो जाती है और कोकिला को जाते हुए देखती है। हाँ शारदा, तुमने मुझे बुलाया, क्या बात है, बताओ। हमारे कामकाजी आदमी रामू, उसे तुम काम से निकाल दो पापा। अरे लेकिन क्यों? रामू पिछले 15 सालों से हमारे घर में काम कर रहा है। अरे भाई, उसने तुम्हें गोद में उठाकर पाला है और तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना। इस घर में वो काम नहीं करेगा। आज के दिन में उसे निकाल दो। ओहो, लेकिन हुआ क्या? किस गलती पर उसे निकाल दें? मुझे उसका दोष तो बताओ। रोज सुबह 8:30 बजे मैं नाश्ता करती हूँ। तुम जानते हो मुझे अनियमितता पसंद नहीं। आज उसने मेरे नाश्ते में 17 मिनट की देरी क्यों की? बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे काम से निकाल देना चाहिए। अब उसकी उम्र हो गई है, हमारे पैसों से उसका परिवार पलता है। अगर उसे निकाल देंगे ना तो ये नाइंसाफी होगी बेटा। तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना? ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर शारदा घर के कई कांच के सामान फेंककर तोड़ देती है। ये देखकर पीताम्बर डर जाता है। ओहो, अच्छा, ठीक है। मैं देखता हूँ। तुम तोड़ फोड़ मत करो, रुक जाओ। आज के बाद अगर मैंने रामू को इस घर में देखा तो मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी। बेचारा पीताम्बर शारदा के गुस्से और अहंकार को देखकर चिंतित हो जाता है और उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। कुछ पैसे देकर वो रामू को निकाल देता है और रामू रोते हुए वहां से चला जाता है। शाम को काम खत्म करके कोकिला घर लौट रही थी। मुरली भी उसी रास्ते से आ रहा था। तब दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं और बात करने लगते हैं। मुरली, कैसे हो? मैं तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रही थी। तुम अपने घर में भी नहीं मिले, कहाँ गायब हो गए थे? मैं नागपुर गया था कुछ व्यापारिक काम से, कल रात को ही लौटा हूँ। तुम मुझे अचानक क्यों ढूंढ रही हो? क्या बात है, कुछ समस्या है क्या? तुम्हारा कपड़े का व्यापार अच्छा चल रहा है? हाँ, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। नागपुर में भी अब मेरे कपड़े बिक रहे हैं। लेकिन तुम बताओ, मुझे ऐसे क्यों ढूंढ रही थी मासी? सुनकर बहुत खुशी हुई। मुरली, तुम्हारी तो मैं जान पहचान वाली हूँ। मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मदद क्या मासी, तुम जो कहो मैं करूंगा। पैसे या कुछ और, जो भी बोलो तुम, बस बोलो। मेरी नातिन आस्था, तुम उसे बचपन से जानते हो। वो बहुत ही घर गृहस्थ और शर्मीली लड़की है। अगर मेरी जिंदगी में मुझे कुछ हो गया और उसकी शादी हो जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी, समझे? तो तुम आस्था की शादी करवाना चाहती हो? चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी, चिंता मत करो।
शादी से लेकर मैं सब कुछ करूंगा। अरे भाई, आस्था तो मेरी बहन जैसी है ना। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक ईमानदार और नेक लड़के की तलाश करना। वो बहुत शर्मीली है और बहुत सीधी है। आजकल के चालाक लड़कों पर कोई भरोसा नहीं है। एक लड़का है, मुर्गी के फार्म का व्यवसाय करता है, बहुत ईमानदार और शांत स्वभाव का है। पैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आस्था को बहुत अच्छे से रखेगा। क्या कह रहे हो? तो उसे एक बार मिलवा कर देखो ना। पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, लड़का अच्छा होना चाहिए, लेकिन लड़के की भी रजामंदी चाहिए। वो मेरा दोस्त है, अगर मैं कहूं तो वो मना नहीं करेगा। तुम कहो तो अगले रविवार को तुम्हारे घर उसे लेकर आऊं, आस्था को देखे, और अगर दोनों को पसंद आ जाए तो फिर उसी दिन बात पक्की कर लेंगे। क्या कहती हो? बिल्कुल आओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आज ही जाकर आस्था को बताऊंगी। कोकिला बहुत खुश होती है और अपनी नातिन के लिए लड़का ढूंढने की चिंता कम हो जाती है। वो खुशी से मुरली को विदा करके घर की ओर चल देती है। प्रणव एक किसान है। मुर्गी के अंडे और मुर्गियां बेचकर उसका घर चलता है। आज तक गांव में किसी ने उसे गुस्से में या किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। सभी के साथ उसका बहुत अच्छा संबंध है। मुरली और प्रणव एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे प्रणव मेरे दोस्त, जल्दी काम खत्म करके इधर आ। प्रणव अपनी मुर्गियों को खाना दे रहा था। मुरली को देखकर प्रणव खुश हो जाता है। लगभग 1 महीने बाद अपने प्यारे दोस्त को देखकर काम छोड़कर मुरली के पास दौड़ कर आता है। अब जब से तूने नया व्यापार शुरू किया है, पूरा महीना शहर से बाहर रहता है। चल, आज पूरा दिन बैठ के बातें करेंगे। अरे मित्र, ये बातें होती रहेंगी। मैं तेरे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, तू पहले उसे सुन, खुशी से पागल हो जाएगा। खुशखबरी? क्या है वो? अबे तेरे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। रिश्ता? किसका? मतलब कहाँ रहती है वो? कौन है? क्या करती है? कैसे करती है? अरे बस 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 बस, इतने सारे सवाल एक साथ। अरे लड़की है, हमारे मोहल्ले की, नाम है आस्था। माँ बाप बचपन में मर गए, अब वो अपनी दादी के पास बड़ी हुई है। बहुत ही गृहिणी और व्यवस्थित लड़की है यार, बहुत अच्छी है। अरे लेकिन मतलब इस तरह बिना जाने पहचाने क्या ऐसे रिश्ता किया जा सकता है? जान पहचान का इंतजाम तो मैंने कर लिया भाई, सीधी बात है। तू चुपचाप रविवार को आ रहा है, तू मेरे साथ आस्था के घर पर जाएगा। मैं कोई बहाना वाना नहीं सुनने वाला, पहले बता रहा हूँ। मैंने उसकी दादी से कह दिया है कि तुझे लेकर आऊंगा, मतलब आऊंगा, बस। अब जब तू पसंद करता है तो मुझे विश्वास है कि लड़की अच्छी होगी। मैं तेरे साथ उसके घर जाऊंगा और उसे देखूंगा। ठीक है? तो ठीक है, रविवार को जाकर आस्था और तेरा परिचय मैं करवा दूंगा। फिर अगर तुझे ठीक लगे तो शादी की सारी तैयारी कर लेंगे। क्या कहता है? माँ बाप के बिना प्रणव मुरली की बातों से खुश होता है और शादी करके नया जीवन शुरू करने के बारे में सोचता है। वहीं पीतांबर शारदा के उग्र स्वभाव को देखकर सोचता है कि अगर उसकी शादी करा दी जाए तो शायद उसका ये गुस्सा बदल जाए। इसलिए वो कई जगहों पर लड़कों की तलाश करता है और एक अच्छा लड़का ढूंढने के बाद उसकी तस्वीर लेकर बहुत आशा के साथ शारदा के पास आता है। बाप रे, बिना बताए अचानक मेरे कमरे में घुस आए। क्या तुम नहीं जानते कि मेरे कमरे में किसी का बिना पूछे घुसना मुझे पसंद नहीं है? अब बेटी के कमरे में घुसने के लिए बाप से इजाजत लेनी पड़ती है क्या? हाँ बिल्कुल, ये शिष्टाचार की बात है। ओहो, अच्छा ठीक है, मेरी गलती हो गई। आगे से बिना इजाजत नहीं घुसूंगा। देखो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जरूरी काम है, बाद में बात करूंगी। तुम अभी जाओ। अरे बहुत जरूरी बात। ओफो, ठीक है, लेकिन वक्त सिर्फ 5 मिनट का है। 1 मिनट की भी देरी हुई तो मैं चली जाऊंगी। ओहो ठीक है, ये लो, ये तस्वीर देखो। मैं तेरे लिए एक लड़के का रिश्ता सोच रहा हूँ। ये लड़का बहुत अच्छा है, नाम है अनिल। शादी?
अचानक ये शादी का मामला क्यों आ रहा है? मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि मैं अभी शादी करूंगी, और मेरी शादी मेरी पसंद से होगी, तुम्हारी पसंद से नहीं। असल में एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का दिल्ली में नौकरी करता है, शादी के बाद तुझे भी दिल्ली ले जाएगा। सुन, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहेगी, परिवार चलाएगी। एक बार सोच ले अच्छे से। नौकरी? नहीं नहीं, मैं किसी नौकरी करने वाले लड़के से शादी नहीं करूंगी। नौकरी करने वालों पर कोई भरोसा नहीं है। आज नौकरी है तो कल नहीं। ओहो, तो फिर तू ही बता, तुझे कैसा लड़का चाहिए? मैं तेरी पसंद के मुताबिक लड़का ढूंढने की कोशिश करूंगा। बता। जो जमींदार हो, पैसे सोने चांदी की कोई कमी ना हो, जिसे देख पूरा गांव कांपे, ऐसी ताकतवर शख्सियत से मैं शादी करूंगी। क्या मुसीबत है! अब मैं कहां से ऐसा लड़का ढूंढूं जो जमींदार हो? पीताम्बर, जो एक साधारण सुनार है, सोचता है कि वो अपनी बेटी के लिए जमींदार परिवार के लड़के को कहां से ढूंढेगा। पीताम्बर शारदा की इतनी बड़ी इच्छाएं और गुस्सा सोचकर दुखी हो जाता है और इसके बारे में बात करने के लिए कोकिला से मिलने का निर्णय लेता है। कैसी हो कोकिला? क्या मुझे पहचान पाई? पीताम्बर सेठ, आपको कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन आप इतने सालों बाद मेरे घर कैसे आए? आप जिस बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए आना पड़ा। क्या हुआ पीताम्बर सेठ? कैसी मुसीबत है? अब बेटे बेटी नहीं होने के कारण मैंने तुम्हारी एक पोती को बहुत शौक से लिया था। सोचा था अपनी बेटी की तरह बड़ा करूंगा, लेकिन क्या वो ठीक है ना? वो कहाँ है? वो ठीक है, पर जितनी मुसीबतें मुझे आई है ना, दिन ब दिन उसके अहंकार और इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। अब समझ नहीं पा रहा हूं कि उसे आखिरकार संभालूं तो संभालूं कैसे। बचपन से तुम्हारे पास बड़ी हुई है, शायद इसीलिए थोड़ी नादानी कर रही है। उसके लिए मैंने एक शादी का रिश्ता तय किया था। लड़का दिल्ली में अच्छा खासा काम करता है, नौकरी चाकरी है, घर परिवार भी अच्छा है, लेकिन तुम्हारी पोती को रिश्ता पसंद नहीं आया। उसने मना कर दिया। दिल्ली में काम करने वाला ऐसा रिश्ता पाना तो किस्मत की बात है, तो फिर वो मना क्यों कर रही है? उसकी इच्छा है कि वो किसी बड़े जमींदार से शादी करे जो पूरे गांव पर राज करता हो। अब तुम बताओ भला, मैं ऐसा लड़का कहां से ढूंढ सकता हूँ? इतने सालों बाद अपनी नातिन के बारे में ऐसा सुनकर कोकिला के पास कहने के लिए शब्द नहीं होते। मन में अफसोस करती है और सोचने लगती है कि अगर उसने अपनी नातिन को खुद के पास रखा होता तो शायद उसे आज ऐसी बात नहीं सुननी पड़ती। कुछ दिन बीत जाते हैं। मुरली प्रणव के साथ कोकिला के घर शादी के बारे में बात करने आता है। मासी माँ, ये है मेरा दोस्त प्रणव। पूरे गांव में इसके जितना ईमानदार और मेहनती लड़का है ही नहीं। ऐसा तो कोई कहीं नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। हाँ, मेरी आस्था घर के सारे कामों में माहिर है, बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करती है। वो थोड़ी सी सरल है, इसलिए मैं एक अच्छे और ईमानदार लड़के की तलाश में थी। मुरली ने मुझे आस्था के बारे में बहुत कुछ बताया है। तुम्हारे माता पिता साथ नहीं आए? हाँ मासी माँ, प्रणव के माता पिता कई साल पहले चल बसे। तब से वो बेचारा अकेला बड़ा हुआ, उसका कोई नहीं है। अब जो हैं हम ही सब लोग हैं। कोकिला के इस सवाल पर प्रणव दुखी हो जाता है। उसके माँ बाप का ख्याल आते ही वो थोड़ा भावुक हो जाता है। आस्था और तुम्हारे दोनों का भाग्य एक जैसा है, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हें एक दूसरे के लिए बनाया है। मासी माँ, ये आस्था कहाँ है? उसे बुलाओ, ये दोनों एक दूसरे से मिल लेते। आस्था, इधर आ बेटी। चेहरे पर हल्की मुस्कान आस्था प्रणव के सामने आती है। प्रणव और आस्था दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। प्रणव, तो बताओ अब क्या फैसला किया? क्या तुम्हें इस शादी में कोई आपत्ति है? सब ठीक है ना? चलेगा ना? बोलो। आस्था और प्रणव दोनों मुस्कुराते हैं।
उनकी मुस्कान देखकर कोकिला और मुरली समझ जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है। इस बीच बहुत खोजने के बाद पीताम्बर जयपुर के एक बड़े जमींदार के बेटे आनंद को ढूंढ निकालता है। आनंद एक अत्यंत लोभी और अत्याचारी व्यक्ति था, लेकिन पैसों और ताकत की बात सुनकर लोभी शारदा भी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। देखिए, सीधे तौर पर मुझे बात करना पसंद है। अब आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास नाम और प्रतिष्ठा है, तो हमारे साथ रिश्ता बनाने के लिए कुछ लेन देन तो करना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, हमें कोई खास चीज नहीं चाहिए, और वैसे तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। आप एक काम करिए, बस नगद 3 लाख रुपए, एक मोटरसाइकिल और कुछ सोने चांदी के गहने तो आप देंगे ही, बस इतना ही। इतना पैसा और मोटरसाइकिल? बाप रे बाप, मैं तो पूरी तरह से कंगाल हो जाऊंगा। ये लड़की मुझे किस मुसीबत में डाल रही है। तो आपकी बेटी मुझे पसंद आई है, और अगर आप मेरी मांग पूरी कर सकते हैं तो मैं आपकी बेटी की मांग भर सकता हूँ। मेरा मतलब है कि आपकी बेटी को जीवन भर खुश रखूंगा, और अगर नहीं तो ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे। हो, मेरी एकमात्र बेटी है तो उसकी खुशी के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि वो हमेशा खुश रहे। इस पर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप मेरी मांगें पूरी करिए, मैं आपकी पूरी बात मानूंगा। चलिए, अच्छा फिर अपनी बेटी को लेकर अगले हफ्ते मेरे घर आइएगा, बाकी की बातें वहीं होंगी, ठीक है? हैं? आपके घर क्यों? यहाँ तो हम बात पक्की कर सकते हैं ना। अच्छा, तो अब देखिए, प्रणव ने महसूस किया कि शादी के बाद से आस्था का मन अक्सर उदास रहता है। प्रणव को लगता है कि शायद आस्था इस शादी से खुश नहीं है, तो वो सीधे आस्था से इस बारे में बात करता है। मैंने ध्यान दिया है, शादी के बाद आस्था तुम चुप चुप रहती हो, ज्यादा बातें नहीं करती हो। क्या बात है, इस शादी से तुम खुश नहीं हो क्या? छी, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अपनी दादी की बहुत याद आती है। वो कैसे रहेंगी, क्या करेंगी? अब तो मैं पहले की तरह उनकी देखभाल भी नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तो ऐसा क्या? अरे, तुम रोज जाकर उनसे मिल सकती हो। अब इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? तुम जब चाहो उन्हें देखने जा सकती हो। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, आराम से रहो, चिंता मत करो। तुम नहीं समझ पा रहे हो, दादी ने अपने पूरे जीवन में मेरे लिए बहुत कठिनाइयां झेली हैं। ओहो, तो फिर तुम मुझे बताओ ना, तुम क्या करना चाहती हो, बताओ। मैं दादी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ताकि कोई ये ना कह सके कि उन्होंने मुझे इंसान बनाकर कोई इनाम नहीं लिया। अगर ऐसा है तो तुम कुछ काम करके दादी को पैसे दे सकती हो, इससे तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। क्या तुम ये कह रहे हो? मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं कहती हूँ, मुझे खाना बनाना आता है, तो एक ढाबा खोल लूं। तो तुम ढाबा खोल सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, और क्या। अरे भाई, शादी मैंने तुमसे की है तो मदद भी मैं ही करूंगा ना, पड़ोसी थोड़ी करेगा। इतना तो तुम्हारे लिए करूंगा बाबा, चिंता मत करो। प्रणव की बातों से आस्था बहुत खुश होती है और खुद को भाग्यशाली समझती है कि उसे प्रणव जैसा पति मिला। प्रणव ने आस्था के ढाबा खोलने के विचार को मुरली को बताया, लेकिन ये सुनकर मुरली किसी भी हालत में प्रणव की बात पर सहमति नहीं देता। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता प्रणव। मैं तेरा सब कुछ मान लूंगा, लेकिन ये बात मैं किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता। तू ये सोच भी अपने दिमाग से निकाल दे भाई। हाँ, भूल जा इसको। अरे लेकिन क्यों? ढाबा खोलने में क्या अपराध है? मुझे तो इसमें कोई समस्या नजर नहीं आती। और ढाबा आस्था का अकेला का नहीं होगा,
मेरा भी होगा। अरे भाई, तू जानता है ना गांव का माहौल कैसा है। अगर लोग जानेंगे कि एक लड़की ढाबा खोलने जा रही है तो कोई भी दुकान या जगह नहीं देगा उसे। ये भी तो देख। ओहो, लेकिन मैंने आस्था से वादा किया है कि मैं उसकी मदद करूंगा, और इसीलिए मुझे ये नहीं देखना है कि लोग क्या सोचते। मैं आस्था को दुखी नहीं देख सकता भाई। ओहो, तो तू क्या इसके लिए समाज के नियमों को तोड़ देगा? बता। अरे तो समाज को समाज की तरह रहने दो, उसको समाज को छोड़ो। अब अगर गांव में कहीं जगह नहीं मिलती तो आस्था के ढाबे के लिए तो मैं जमीन के नीचे ढाबा खोल दूंगा। हाँ। हैं? जमीन के नीचे? पगला गया है क्या? वो कैसे करेगा? वो सब मैं देख लूंगा कैसे करना है, लेकिन मैं जमीन के नीचे खोल दूंगा। हाँ। ए प्रणव, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अरे पगला, तू अपने मुंह से खुद पर कालिक पोतने का इंतजाम कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। अरे मैंने सोचा था कि तू मेरा साथ देगा, लेकिन सही बताऊं मुरली, तुझसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना थी। जा रहा हूं मैं। मुरली और प्रणव के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन प्रणव अपने निर्णय से पीछे नहीं हटता। पीतांबर ने बहुत कर्ज लेकर शादी का इंतजाम किया, लेकिन आखिरी समय में वो मोटरसाइकिल नहीं खरीद सका, और ये खबर आनंद के पास पहुंचते ही वो शादी के मंडप से उठकर चला जाता है। मैंने आपको बार बार कहा था ना, अगर मेरी शर्तों में एक भी बदलाव हुआ तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। देखो बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, विश्वास करो। मैं 1 महीने में मोटरसाइकिल खरीद दूंगा, इसकी चिंता मत करो। आप दुआ करें और शादी को रद्द मत करें। कई घर की लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए दौड़ रही हैं, लड़कियों की लाइन लगी हुई है। मैंने सिर्फ आपकी बेटी को चुना था, और आप कह रहे हैं कि मुझे 1 महीने का इंतजार करना होगा, हैं? बेटा, अब अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मेरी बेटी का भविष्य खराब हो जाएगा। ऐसा मत करो बेटा। आपकी बेटी का क्या होगा ये मेरा मामला नहीं है मिस्टर। सीधी बात है, मैं ये शादी नहीं कर रहा। आनंद ने शारदा से शादी तोड़ दी और मंडप में भरी हुई भीड़ के सामने पीतांबर रोते हुए खड़ा हो गया। शारदा पीतांबर पर गुस्से से आग बबूला हो गई। मेरी शादी टूट गई, मैं अपवित्र हो गई, ये सब तुम्हारे कारण हुआ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये कहकर शारदा मंडप से उठकर रोते हुए चली जाती है, और बेचारा पीतांबर सिर झुकाकर खड़ा रहता है। लगभग 1 महीने बाद आस्था और प्रणव ने अपना नया ढाबा खोला। कुछ ही दिनों में आस्था के हाथों के स्वादिष्ट खाने की खबर चारों ओर फैलने लगी। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, आखिरकार हमारा सपना सच हो गया। और अगर इस तरह से फैलता गया तो जयपुर से भी लोग हमारे ढाबे पर आने लगेंगे। हाँ। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मदद नहीं करते तो मैं इतनी दूर नहीं आ सकती थी। अरे बाबा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है आस्था। मैं जब तक हूँ तुम्हारा कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा, चिंता मत करो। दादी भी हमारी सफलता देखकर बहुत खुश है। सोच रहा हूँ कि मैं हमारे ढाबे का प्रचार शुरू करूंगा। देखो, शहर से लोग हमारे ढाबे पर आएंगे, सब हमें पहचानेंगे। क्या कहती हो? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत है। आहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। मुरली छिपकर प्रणव और आस्था की बातें सुन रहा था, जो किसी भी तरीके से उनका ढाबा बंद करवाना चाहता था। प्रणव कितना स्वार्थी है। मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ, लेकिन उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अब मैं देखता हूँ कि वो कैसे तरक्की करता है। हाँ। मुरली जानता था कि शारदा और आस्था सगी बहनें हैं, और वो आस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए शारदा की मदद लेने का विचार करता है। पीतांबर ने शारदा से बात करना बंद कर दिया। वो अकेली रहने लगी, और चूंकि वो कुंवारी थी, अब कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था।
यही मौका था मुरली के लिए। तुम सरदा हो ना? आप कौन हैं? सही से पहचान नहीं पाई। मेरा नाम मुरली है। तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम मुझे कैसे जानते हो? क्योंकि मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम पीताम्बर मशाए की बेटी नहीं थी। तुम क्या कह रहे हो? तुम कौन हो? पीताम्बर मशाए की बेटी होने का जो तुम्हें घमंड है ना, वो घमंड तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम बेटा उनकी असली बेटी ना हो। तो फिर मैं कौन हूँ? मेरी पहचान क्या है? और तुम ये सब कैसे जानते हो? यहाँ से कुछ दूरी पर एक बूढ़ी महिला कोकिला रहती है। तुम उनकी पोती हो, और तुम्हारी एक बहन भी है, उसका नाम है आस्था। मैं विश्वास नहीं करती, तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ एक काम करो, पीताम्बर मशाए से खुद ही पूछ लो, वो तुम्हें सच्चाई बता देंगे। जाओ पूछ लो। मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुरली की बातें सुनकर शारदा के दिमाग में गुस्से की आग जलने लगी और वो सच्चाई जानने के लिए पीताम्बर के पास दौड़ने लगी। शारदा पीताम्बर के पास जाकर सारी सच्चाई जानना चाहती है और पीताम्बर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब शारदा ये सवाल पूछती है। ये सब झूठ है। तू मेरी ही बेटी है, मैं ही तेरा बाप हूँ बेटा। तुम झूठ बोल रहे हो। एक आदमी आकर मुझे सारी सच्चाई बता चुका है। अब तुम खुद अपनी जबान से सब कुछ स्वीकार करोगे या मैं घर छोड़ दूं? ओहो नहीं 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 बेटी, घर छोड़ने की बात मत कर। अब देख, मेरी बात सुन। हाँ, ये सच है कि मैं तेरा असली बाप नहीं हूँ। 20 साल पहले मैंने तुझे गोद लिया था। तुम छोटी थी, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन मैंने कभी तुम्हें पराया नहीं समझा बेटा। पीताम्बर की बातों को सुनकर शारदा टूट जाती है और वो शर्मिंदा होती है कि उसने पीताम्बर के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। पापा, तुम मेरे असली पिता नहीं हो, फिर भी हमेशा मुझे अपनी गोदी में रखा। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुम कभी परेशान नहीं हुए। मुझे माफ कर दो पापा। अरे नहीं 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 बेटी, ये कैसी बातें कर रही है? तू मेरी ही बेटी है और बाप कभी भी अपनी बेटी से परेशान नहीं हो सकता बेटा। नहीं, तू माफी मत मांग बेटा। नहीं। अगर मैंने अब पीताम्बर के साथ भावनात्मक खेल नहीं खेला तो मुझे उस गरीब बूढ़ी महिला के पास वापस जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकती। मुझे किसी भी हाल में पीताम्बर को अपने पास बनाए रखना होगा। सारी सच्चाई जानने के बावजूद शारदा सिर्फ पैसों और ऐशो आराम की जिंदगी के लालच में पीताम्बर को अपने पास रखना चाहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आस्था और कोकिला से उसे अलग करने का बदला लेने के लिए मुरली के साथ साजिश करती है। मुरली नदी के किनारे शारदा से मिलने आता है और शारदा मुरली से आस्था और कोकिला से बदला लेने के लिए मदद मांगने के लिए उसे वहां बुलाती है। मुझे पता था जब तुम सच्चाई जानोगी तुम मुझे जरूर याद करोगी। तुमने मुझे इतनी देर से सच्चाई क्यों बताई? तुम तो शुरू से ये सब जानते थे। पहले सब जानने के बावजूद मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब बिना बताए रह नहीं सका। ऐसा क्या हो गया जिससे तुमने इतने सालों बाद ये राज मुझसे शेयर किया? मुरली ने अपना स्वार्थ छिपाया और शारदा को बहलाने के लिए दूसरी बातें करना शुरू किया। मुझे तुम पर दया आ रही है। देखो, तुम इतने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के बाद भी शादी नहीं कर पाई, जबकि तुम्हारी बहन आस्था वो इतने गरीबी में होने के बावजूद एक अच्छा पति पा चुकी है और खुशहाल जीवन जी रही है। देखो। ऐसा है क्या? अब वो क्या कर रही है? उसने जमीन के नीचे ढाबा खोला है और उसका पति प्रणव उसकी मदद कर रहा है। में शादी नहीं आई और आस्था सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी रही है। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं किसी और को खुश नहीं होने दूंगी। शारदा के दिल में ईर्ष्या जाग जाती है। अपनी ईर्ष्या के चलते वो मुरली को आदेश देती है कि वो आस्था के ढाबे को रात के अंधेरे में तोड़ फोड़ दे। तुम चिंता मत करो, काम
हो जाएगा। उसी रात मुरली आस्था के ढाबे को तोड़ने जाता है, लेकिन तभी 2 गांव वाले उसे तोड़फोड़ करता देख लेते हैं और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस की पूछताछ में मुरली बताता है कि इन सब के पीछे शारदा का हाथ है। तुम भी मेरी पोती हो, लेकिन मेरे लिए दोनों को एक साथ पालना मुश्किल था, इसलिए मैंने तुम्हें पीताम्बर सेठ के पास दे दिया। ये जानने के बाद कि आस्था तुम्हारी छोटी बहन है, तुमने आस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये तुम्हारा बहुत बुरा काम था। मुझे तुम पर शर्म आ रही है। आस्था ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। पीताम्बर और कोकिला से ये बातें सुनने के बाद शारदा को अपनी गलती समझ में आती है और वो आस्था से माफी मांगने के लिए एक पत्र लिखती है। फिर शर्मिंदगी में जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। उसी शोक में कुछ दिनों बाद पीताम्बर को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है।